अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंतहा ब्रदर, कैसे हो आप? ब्रदर देखो, पहले तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो आपको ऑलरेडी आता है। इसमें हमने क्या करना था? यस, कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ ए बी। अब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इसको आप लेबल कर लो x1 y1 x2 2 y2। सही है, ये तो यहाँ पर नॉर्मल फार्मूला ही लगना है। अगर आपने ए बी की लेंथ फाइंड करनी है तो ए बी को हम ऐसे लिखेंगे ना, इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है तो फार्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर। तो x2 है 5, x1 है -1, सही है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है 5 माइनस y1 है 3, इसका होल स्क्वायर और इस पूरे का होल रूट। ओके हो गया। और ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ये पेपर 1 में भी आ सके। मैंने आपको बताया था जब हमारे पेपर हुए थे तो हमारे पेपर 1 का लास्ट वाला क्वेश्चन जो था वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला था। तो ज़रूरी नहीं है कि ये पेपर 2 में ही आएगा, लेकिन ये जो इस वक्त मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये पेपर 2 का है, तो इस वजह से मैं अपना दिमाग नहीं ख़राब करूँगा। खुद से कैलकुलेशन करने के लिए मैं ये सारा अपने कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू पुट करूँगा। बाकी कैलकुलेटर को छोड़ो, सिंपल सी कैलकुलेशन है, हो सकता है पेपर 1 में आज खुद ही कर लेते हैं। तो हम ये थोड़ा सा वगैरह ऊपर लगाते हैं। तो यानी देखो 5 - 1 ये बन जाएगा 5 + 1 हो जाएगा 6 रेज़ टू द पावर स्क्वायर। सही है, प्लस 5 - 3 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इस पूरे का होल रूट। ओके, तो 6 6 36 प्लस और इधर 2 2 4 और आपको पता है 36 + 4 विल गिव यू 40, है ना? 40 का होल स्क्वायर रूट। सही है, तो अब 40 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे वो निकलता है, आई थिंक ऐसे बस ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर 1 में जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो अब ऑब्वियसली पेपर 1 में कैलकुलेटर तो नहीं होता, तो अब स्क्वायर रूट तो नहीं ले सकते, लेकिन ये खैर उसका है। ये पेपर 2 का क्वेश्चन है ना, तो 6.324, बल्कि 4 के पीछे 5 है तो मैं राउंड ऑफ करके यहाँ पर 5 भी लिख सकता हूँ। ओके हो गया। तो ये वाला तो क्वेश्चन हो गया। अब मेन हमारा प्रॉब्लम था परपेंडिकुलर टू ए बी वाला। अब ब्रदर देखो, अगर आपके पास दो लाइन है, अब ये है मेन करने वाली बात। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ब्रदर अगर आपके पास एक लाइन ऐसी है, फिर आपके पास दूसरी लाइन ऐसी है, ओके हो गया? यस, सॉरी। तो यानी आप कह सकते, अगर मैं बोलता हूँ ये वाली जो लाइन है ये ए बी है, और ये अभी तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, सही है, और ये सी डी है लाइन, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि ए बी सी डी के परपेंडिकुलर है, और इसका मैं उल्टा भी कह सकता हूँ डी सी ए सी के ए बी के परपेंडिकुलर है? यानी ये दोनों लाइंस ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी इन दोनों के दरमियान, वाइट कलर से लिखना सॉरी, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 90 का है। सही है, यहाँ पर लगा दो 90 का बनेगा, यहाँ पर भी 90 का, यहाँ पर भी 90 का, यहाँ पर भी 90 का। यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर ब्रदर? ये क्या कर दिया मैंने? सही है। अब जानी एक फॉर्मूला होता है, वो ये कि आप मान लो कि इसका जो ग्रेडियंट है ना ए बी का, ए बी के ग्रेडियंट को मैं कह देता हूँ m1, ये है m1, और सी डी के ग्रेडियंट को मैं कह देता हूँ m2। सही है, एक फॉर्मूला होता है वो ये कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। सही है, अब कहने का मकसद है कि जब भी आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई सिचुएशन है, सही है, यानी दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और एक का ग्रेडियंट आपके पास है, तो आप दूसरे का ग्रेडियंट निकाल सकते हो ये वाला फॉर्मूला यूज कर, सॉरी, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। या ओके ब्रदर, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो जब भी आपसे वो पूछते हैं ना कि ये प्रूव करो कि दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, आप एक का ग्रेडियंट निकालोगे, एक का ग्रेडियंट निकालने के बाद आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके दूसरे का ग्रेडियंट निकाल लोगे। सही है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप दूसरी का ग्रेडियंट निकालोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं। सही है, और सही है, अब ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी दैट पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके हो गया।
अब जानी देखो एक और बात वो ये कि जब आपने प्रूफ करना होता है ना कि दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, मिसाल के तौर पर आपको ए के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, बी के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, सी के भी दिए हुए हैं, डी के भी दिए हुए हैं, सही है। तो आप ए बी के कोऑर्डिनेट यूज़ करके ए बी का M1 निकाल लोगे और डी सी का यूज़ करके उसका कोऑर्डिनेट निकालोगे, M2 निकालोगे, सही है। उसके बाद अगर आप इन दोनों में से फ़र्ज़ कर लो इनमें से आपके पास नहीं है, इवन तो आप निकाल चुके हो, जब प्रूफ करने की बात आएगी ना तो फ़र्ज़ करो आपके पास नहीं है, आप उसको इस वाले फार्मूला के अंदर किसी ना किसी एक ग्रेडियंट को उस वाले फार्मूला के अंदर पुट करोगे, इस वाले फार्मूला के अंदर पुट करोगे, और जो आपके पास आंसर आएगा वो वही होगा जो आपने दूसरी तरफ से निकाला हुआ था। इस तरह से प्रूव हो जाएगा, सही है। खैर लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमने प्रूव नहीं करना, ये वाला क्वेश्चन इसके अंदर अब देखो दो बातें हैं हमारे पास। एक तो ये कि लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, ए बी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, वो लाइन क्या है, हम फर्ज कर लेते हैं एल बी, एल एल सी, ये सी डी ही सही है, सॉरी सी डी सही है, यानी ए बी। हाँ जी जानी सॉरी क्या हो गया था पता नहीं। खैर एक इक्वेशन निकालनी है उस लाइन की, और उस लाइन का नाम हमने रख दिया ये सी डी है, सही है। अब हमें इतना तो पता उन्होंने बता दिया ना कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, और इसका मतलब ये है कि हम M1 मल्टीप्लाई बाय M2 वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इज इक्वल टू -1। तो एक तो बात ये हो गई कि ये दोनों जो हैं परपेंडिकुलर हैं, सही है। दूसरी बात ये कि ये जो सी डी लाइन है ना, अ लाइन दैट पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए बी के मिड पॉइंट में से ये गुजर रही है। तो हम मिड पॉइंट का इजीली फार्मूला यूज़ करके वो भी निकाल सकते हैं, और हमें पता है कि ये मिड पॉइंट में से पास होती है, सही है। मिड पॉइंट पासिस थ्रू मिड पॉइंट। अब हमने फाइंड क्या करना है, उन्होंने हमसे पूछा है कि फाइंड सी डीज लाइन ऑफ इक्वेशन। अब जानी देखो, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। एक तो होता है ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसमें से m जो होता है वो ग्रेडियंट होता है, x तो कुछ भी नहीं होता है एक तरह से, और जो c होता है, और यानी सॉरी y और x को तो आप भूल जाओ, m उसके अंदर ग्रेडियंट होता है और c उसके अंदर y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट तो हमें नहीं पता ना इधर, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फार्मूला हम करेंगे ये कि ये वाला यूज़ करने के बजाय हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए ना, एज लॉन्ग एज वो लाइन स्ट्रेट लाइन है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वाली इक्वेशन। एक तो वो वाली करते हैं जो पहले करते थे, जो अभी मैंने लिखी थी, लेकिन वो ऑब्वियसली हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए वो हम यूज़ नहीं करेंगे, ये वाली करेंगे, सही है। और अब एक लाइन ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, उस लाइन का ग्रेडियंट होना चाहिए, पहली बात उस लाइन का ग्रेडियंट होना चाहिए, और उस लाइन में से ना किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर ये सी डी लाइन है, मैं इसका निकालना चाह रहा हूँ लाइन ऑफ इक्वेशन, तो या तो इस पॉइंट के मेरे पास कोऑर्डिनेट होने चाहिए, सी के होने चाहिए, इसके या इसके या इसके, कोई भी पॉइंट जो कि इस लाइन के ऊपर लाई करता है ना उसके मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। तो एक तो हमें ग्रेडियंट चाहिए, और दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, हमें यस ए पॉइंट, बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में, मैं आपको खुद बोल देता हूँ, अ पॉइंट विच लाइज ऑन सी डी, सही है, विच लाइज ऑन द लाइन। ओके हो गया। अब ब्रदर देखो, सी डी की लाइन ऑफ इक्वेशन निकालने के, अब मैं एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट हमारा सारा हो गया, बिस्मिल्लाह। यस। तो ब्रदर देखो, हमने निकालनी है सी डी की लाइन ऑफ इक्वेशन, और वो निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ग्रेडियंट सी डी का। सी डी का ग्रेडियंट निकलेगा सी और डी के कोऑर्डिनेट से, वो हमारे पास है नहीं। तो इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, हम ए और बी का ग्रेडियंट निकाल लेंगे, और फिर उसको इस वाले फॉर्मूला के अंदर पुट करके हम सी डी का निकाल लेंगे इजीली, सही है। तो पहले तो हम ए x1 y1 इसको लेबल कर लेते हैं, x2 y2, ए बी का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। तो m ऑफ ए बी हमारे पास होगा, और जानी मैंने अभी तक आपको कुछ समझाया था, अगर आपको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन शुरू शुरू में ऐसे इंटिमिडेटिंग लगता है, लेकिन ये है वैसे काफ़ी इजी, सही है। तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी होगा 5x2, ओ नहीं सॉरी, y2 होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, सही हो गया, ये हो जाएगा
5 + 1 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 1/3। सही है। तो एक बार मैं करके देखता हूँ कैलकुलेटर पे। ओके ओके ब्रदर, ए बी का ग्रेडियंट आ गया। अब इंस्टेड ऑफ सेइंग एम ऑफ ए बी में इसको M1 भी तो कह सकता था। सही है। ओके हो गया। उप्स। सही है। तो अब मैं इस ग्रेडियंट को यानी M1 मुझे पता है, अब M1 इज इक्वल टू 1/3। अब मैं इजीली वो निकाल सकता हूँ ना, M2। M2 है होगा उस लाइन का ग्रेडियंट जो कि ए बी से परपेंडिकुलर है, जिसका हमने नाम सी डी रखा हुआ है। क्वेश्चन में हमें बस लाइन बोला हुआ था, कभी कभार वो नाम भी बता देते हैं। सही है। तो M1 टाइम्स M2 इज इक्वल टू -1। ओके। M1 हमारा निकला था 1/3 मल्टीप्लाई बाय M2 इज इक्वल टू -1। अब देखो, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जब मैं इसे इधर लेके आऊंगा तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा ना। तो डिवाइड, हाँ, तो M2 इधर -1 को मैं इधर ही रहने देता हूँ। इधर में जाके ये इधर देखो मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके मैं डिवाइड लिख देता हूँ, डिवाइड 1/3। सही है। तो M2 इज इक्वल टू, अब देखो इसका मैं रेसिप्रोकल भी तो ले सकता हूँ ना, इन्हें डिवाइड का साइन हटा के -1 मल्टीप्लाई ही लिख दूँ मैं यहाँ पे, लेकिन मल्टीप्लाई लिखूंगा डिवाइड का साइन हटाने के लिए तो मैं जो 3 को ऊपर 1 को नीचे लाना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 3/1। और 3/1 या फिर सिर्फ 3 भी लिख दूँ, एक ही बात है। राइट ब्रदर, तो हमारे पास M2 कितना आ गया, -1। सॉरी सॉरी सॉरी, -3, -3। ओके। अब जानी मेरी बात सुनो, ये जो फॉर्मूला है ना, M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इज इक्वल टू -1, इसमें एक मज़े की बात यह है कि अगर आपके पास M1 है ना, जिस तरह हमारे पास इस केस में था 1/3 था ना, आपको ये सारी वर्किंग करने की बजाय एक शॉर्टकट होता है। वो शॉर्टकट को हम कहते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल। सही है। और नेगेटिव रेसिप्रोकल, और इसको मैं कह देता हूँ शॉर्टकट, ये एक शॉर्टकट होता है। असल में आप बस इससे होता ये बात सारी वही है, इससे बस होता ये कि आपको ये सारी वर्किंग नहीं करनी पड़ती। यानी मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास M1 1/3 है इधर, तो मैं शॉर्टकट से भी निकाल सकता हूँ। शॉर्टकट होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल। यानी पहले तो आप इसको नेगेटिव लगा दो और फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो। स्टेप वन क्या था, M2 निकालने के लिए स्टेप वन है मैं इधर नेगेटिव लगा दूं तो ये बन जाएगा 1/3। फिर स्टेप टू होता है कि मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ, यानी डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ले आऊँ, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले आऊँ। तो ये माइनस वैसे का वैसे रहेगा, 3 ऊपर आ गया, 1 नीचे चला गया, और 1 जब नीचे होता है ऑब्वियसली मैं उसे लिखूँ ना लिखूँ की बात है। अगेन M2 मेरे पास स्टेप टू में -3 ही आया। तो यानी आपकी मर्ज़ी, आप फार्मूला से भी कर सकते हो और आप नेगेटिव रेसिप्रोकल लेकर भी कर सकते हो। इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि कभी कभार आपको अपनी वर्किंग शो करवानी होती है, कभी कभार ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सही है। तो वो सिचुएशन के हिसाब से ही पता चलता है, लेकिन खैर इसका एक नेगेटिव रेसिप्रोकल भी होता है। यानी बात सारी वही है, बस इसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके हो गया। तो अब हमें क्या कुछ पता चल गया। सही है, हमने इसका निकाल लिया ग्रेडियंट, M2 हमारे पास निकला है -3। सही है। सी डी का ग्रेडियंट आ गया हमारे पास। लाइन ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए हमें ग्रेडियंट चाहिए था। अब दूसरी चीज हमें चाहिए पॉइंट, एक पॉइंट जो कि सी डी के ऊपर लाई करता हो। आपको पता है कि हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं पता जो कि सी डी के ऊपर लाई करता हो, तो हम कैसे निकालेंगे। उन्होंने आपको बताया ना कि सी डी यानी वो जो लाइन है जिसका नाम हमने सी डी रखा हुआ है, वो ए बी के बिल्कुल मिड पॉइंट में से पास होती है। सही है। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है ना। सही है। तो अगर तो मैं ए बी का मिड पॉइंट बना लूं तो ए बी का मिड पॉइंट सेम होगा ना, नहीं सेम नहीं होगा, मैंने बताया ए बी का जो मिड पॉइंट आएगा वो वाला मिड पॉइंट सी डी के ऊपर लाई कर रहा है ना। और मैंने आपको कहा था कि हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो कि बस उस लाइन के ऊपर लाई करता हो, उस लाइन के ऊपर कहीं पर भी हो। सही है। तो हमें पता है कि सी डी ए बी के मिड पॉइंट में से पास हो रही है। हमें पता है कि सी डी जो है वो ए बी के मिड पॉइंट में से पास हो रहा है, तो अगर मैं ए बी का मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ तो मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा ना जो सी डी के ऊपर लाई कर रहा है। तो हम ए बी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। सही है। कोऑर्डिनेट्स। सही है जी। तो जानी मिड पॉइंट जो निकलेगा ए बी का, वो सी डी के ऊपर लाई करता होगा। हमने क्या निकाला था, x2 + x1 यानी 5 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2। ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा y2
यानी 5 + y1 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके हो गया जानी, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 - 1 4/2, और इधर 5 + 3 8/2। तो मिड पॉइंट आपके पास क्या आएगा फिर? 2 और ये 4। ओके, ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट। आप कितने दो मेन चीज़ें निकालनी थी, मिड पॉइंट निकालना था, यानी एक ऐसा पॉइंट जो कि सी डी के ऊपर लाई करता हो, वो आपको मिल गया। और दूसरा आपने क्या निकालना था? आपने ग्रेडियंट निकालना था, ग्रेडियंट आपके पास आ गया था -3। ये दोनों चीज़ें आ गई। अब जानी कोई मुश्किल नहीं, आप इजीली निकाल सकते हो इसकी लाइन ऑफ इक्वेशन। वो कैसे निकलेगी? एक सेकेंड, तो अब हम इजीली इजीली निकाल सकते हैं इसकी लाइन ऑफ इक्वेशन। y - y1 इज इक्वल टू m(x - x1)। सही है। तो अब देखो, ये जो आपके पास मिड पॉइंट है ना, या फिर कोई भी पॉइंट जो कि उसके ऊपर लाई करते हो, इसको आप अपनी तरफ से लेबल कर लो x1 y1। ओके, तो y - y1 क्या है? 4 इज इक्वल टू m क्या निकला था? -3। x - x1 क्या है? 2। सही हो गया। तो अब ये हो जाएगा -3x, और माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6, और ये -4 वैसे का वैसे इधर y - 4। 4 को आप राइट साइड पे लेके आओगे, वो बन जाएगा y इज इक्वल टू -3x + 6 + 4। तो आपके पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू -3x + 10। ये आपके पास लाइन ऑफ इक्वेशन आ गई। ये आंसर है। जानी इतना लंबा सवाल यार, ये मैं समझा रहा था ना, और मैं बोलते बोलते साथ कर भी रहा था। देखो मैंने दरमियान में जगह कितनी छोड़ी है, इसलिए ज़्यादा लंबा सवाल लग रहा है, वरना जो इन्होंने जगह दी हुई थी ये जगह काफ़ी है। ये बहुत छोटा सवाल था असल में, समझाते हुए, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है। ओके हो गया यानी, और ये आई थिंक हर पेपर में ही आते क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और बता, देखो आंसर भी बिल्कुल हमारा यही आया। y इज इक्वल टू -3x + 10। y इज इक्वल टू -3x + 10।